परसों हमने साधक की समस्याएं इस पुस्तक की भूमिका पर चर्चा की थी। उसमें पठन के साथ कुछ प्रश्न भी थे, उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे। उसी भूमिका पर कुछ प्रश्न और उभरे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। जिन भौतिक समस्याओं का इसमें जिक्र है उनसे स्वयं ही पार पाना है, लेकिन उनके लिए सहायता ले सकते हैं। संघ वह सहायता कैसे करता है, कृपा समझाएं। पहले ही भूमिका में ही बता दिया गया है कि भौतिक समस्याओं का समाधान स्वयं को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी राय के तौर पर गाइडलाइन देने के लिए किस प्रकार की समस्या है, इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, इस बात की जहाँ तक ज़रूरत महसूस हो तो अपने मार्गदर्शक से हम ले सकते हैं। लेकिन कोई शारीरिक रूप से बीमार है, उसको कोई उचित जो सही डॉक्टर है उस रोग का, वहाँ तक उसको गाइड करना, हमारे स्वयंसेवकों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना, इस तरह की मदद हो सकती है। जिसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको जहाँ तक संभव हो, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको रोज़गार मिल ही जाए, लेकिन जहाँ तक संभव हो उसको दाल रोटी की व्यवस्था होती रहे। ऐसी क्या करना चाहिए, ये राय हम ले सकते हैं। लेकिन हम चाहते हों कि हमारी उन समस्याओं को हम संघ पे डाल दें, ये उचित नहीं है। नवीन समस्या अप्रत्याशित, जटिल और दुस्साध्य कैसे है। एक समस्या से हम जूझते हैं और उस समस्या को हमने पार पाया, तो समस्या से जूझने में, उसके समाधान को प्राप्त करने में हमको अपनी ऊर्जा सब खर्च करनी पड़ती है। निराशा आती है कि देखो कितना समय बर्बाद हो गया, कितना लंबा टाइम लगा, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी ये शक्ति आती है कि आखिर हम इसके पार पड़े। लेकिन ऐसा थका हुआ आदमी जब देखता है कि एक दूसरी समस्या फिर खड़ी होगी, तो छोटी समस्या होगी तो भी वो जटिल दिखाई देगी। हालांकि साधना के क्षेत्र में जो जो हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा जटिल से जटिल समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वो एक समस्या का निदान करके हम आगे बढ़ते हैं, तो वो जो नई समस्या वो और अधिक हमको जटिल नज़र आती है। ऐसी जब जटिलता दिखाई देती है, तब उस साधना को हम कंटिन्यू कर सकें और उस समस्या का समाधान कर सकें, ये ज़रा मुश्किल होता है। गत सत्यों की शक्तिमत्ता कैसे परखी जाती है। मनोजगत की समस्या टलाने पर दुर्दम्य कैसे बनती है, कृपया उदाहरण सहित समझाइए। विपरीत परिस्थितियाँ थी और विपरीत परिस्थितियों में हमने, यानी समाधान हम विपरीत परिस्थितियों में ही करते हैं। कोई समस्या आई तो विपरीत परिस्थिति बनी, साधना के मार्ग पे हम चल रहे थे और उसमें कोई बाधा आई समस्या के कारण, उस समस्या को हमने पार किया और उस समस्या को पार करने में हमारी जितनी शक्ति खर्च हुई और कितनी लगन बनी रही, जो नई समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के लिए हमारी शक्तिमत्ता की परख होती है। मनोजगत की समस्या टलाने पर दुर्दम्य कैसे बनती है। एक हमारी समस्या है अहंकार, और हमने उसको पहचाना नहीं, हम टलाते रहे कि ऐसा थोड़ा ही है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा महसूस करता हूँ तो फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरा अहंकार नहीं है। लेकिन अगर इसको मैंने टलाने की कोशिश की तो धीरे धीरे एक दो कोई ऐसे इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं जहाँ 3 आदमी बैठे हों, मैं बोला, उसको लोगों ने पसंद किया हो, तो फिर वो अहंकार और मजबूत होगा। हमने टलाने की कोशिश की, उसको अहंकार माना नहीं, अहंकार मानकर उसका समाधान ढूंढने की प्रयास नहीं किया, तो धीरे धीरे वो ऐसा अहंकार इतना मजबूत बन जाएगा कि दुर्दम्य हो जाएगा, उसका समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। कई इस तरह की मानसिक बातें आती हैं कि मैं अपनी बुद्धि को और ज़्यादा विकसित करने के लिए मैं ये साहित्य भी पढूं, ये साहित्य भी पढूं, ये साहित्य भी पढूं, और ऐसे पढ़ते पढ़ते इतना कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इतने उलझ जाते हैं हम कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, कुछ पता नहीं। और उस उलझन की अवस्था में भी हमारा अहंकार ये कहता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है। अभी कुछ दिनों पहले एक उदाहरण है कि अपने एक बहुत पुरानी स्वयंसेवक का एक पत्र आया, लेख आया और वो संघ शक्ति में छपाना चाहते थे। हम 2-3 व्यक्तियों ने उसको पढ़ने का प्रयास किया, किसी के भी समझ में नहीं क्या कहना चाहते हैं, तो वो छपा नहीं पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है जयपुर में, उनके पास फोन आया
कि मैंने एक लेख भेजा था, वो छपा नहीं है, आप जरा उनसे मालूम कीजिए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा कोई लेख आया, बताया। मैंने कहा आया, मैं कल लेके आता हूँ आपके पास। मैं दूसरे दिन उनके पास गया और उनको कहा कि लो पढ़ो। उन्होंने मुश्किल से आधा पृष्ठ भी नहीं पढ़ा होगा, बोला मेरे तो कुछ समझ में नहीं आती। मैंने कहा यही मुश्किल, अब क्या करें। उनको ऐसा लगता है और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मतलब असंभव बातें करते हैं वो। मैं आ रहा हूँ फला दिन, उस दिन मोदी को भी बुला लेना, अशोक गहलोत की बुला लेना। अब ऐसी जो बात करता है वो कैसा लेख लिखेगा आप समझ सकते हैं। लेकिन उनके मन में यही है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं खामखा अपने आप को बहुत ज्ञाता मान रहा हूँ, मैं ज्ञानी मान रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ नहीं। इसलिए वो इतनी दृढ़ हो गई कि अब उसका सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूर्णता का भाव जीवन की दुखद असफलता कैसे है? जीवन तो पूरा हमेशा प्रगति की ओर बढ़ने के लिए है। पूर्ण तो केवल परमेश्वर होता है, परमेश्वर के अलावा कोई पूर्ण होता ही नहीं। पूर्णता के अधिक से अधिक निकट पहुंचे, इसलिए हम जीवन में साधना करते हैं और धीरे धीरे उधर बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में ये महसूस करने लग जाए कि मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो निश्चित रूप से उसकी साधना रुक गई। जब पूर्ण प्राप्त हो गया तो अब आगे साधना की क्या जरूरत है। और साधना रुक गई तो वो जिस स्थिति में पहुंचा है केवल वहीं रुक के बैठ जाएगा, और इसलिए वो दुखद असफलता है कि वो आगे नहीं बढ़ सका। एक छोटा सा उदाहरण है कि नारायण सिंह जी के जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही थी, उन दिनों कुंडलिनी शक्ति में जैसे अभी ऊपर आया ना कि एक के बाद एक समस्या जटिल आती है, बहुत जटिल समस्याएं आ रही थी उनके, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। तो ऐसी जब शारीरिक जटिलताएं आ रही थी तो एक वैद्यराज को बुलाया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप में ऐसा बीत रहा है और आप इसको सहन कर रहे हो, कि ये स्थिति मेरे साथ भी हुई थी और मैंने छोड़ दिया और आज मैं वहीं का वहीं रुका पड़ा हूँ। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो निश्चित रूप से वहीं रुक गए, असफलता हो गई। जबकि अगर हम उसको छोड़ते नहीं है बल्कि साधना को बराबर चालू रखते हैं तो साधना हमको आगे से आगे बढ़ाती है। संघर्षपूर्ण साधना कौन सी है? प्रकृति की स्वाभाविक गति या पुरुषार्थी के कृत्रिम तौर तरीके? जैसा कल पढ़ा था अपन ने कि ये प्रकृति की स्वाभाविक रीत है, गति है उसकी, कि हर व्यक्ति धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। लेकिन इतनी मंद गति है इसकी कि पता नहीं कितने हजार जन्म लग जाए। इसलिए कृत्रिम तरीके, मतलब प्रकृति से अलावा जो तरीके हैं, कृत्रिम का मतलब कोई गंदे तरीके नहीं है। कृत्रिम का अर्थ है जो प्रकृति का तरीका है, उस गति को और ज़्यादा गतिमान बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा साधना में कुछ अपनी इस तरह का परिश्रम किया जाए। इस तरह के जैसे जो साधन बन सकते हैं, जो किसी की राय लेके बन सकते हैं, किसी साहित्य के माध्यम से बन सकते हैं, उन साधनों के माध्यम से हम आगे से आगे बढ़ते रहें तो वो जो तरीके हैं वो कृत्रिम तरीके कहलाते हैं। और वो तरीके जो है वही संघर्षपूर्ण जीवन है और वही हमको अपनाने चाहिए। अंतिम दो पंक्ति का प्रत्येक साधन कौन सा? पैरा 5। कठिनाइयों के कारण ऐसे साधकों में ये इच्छा कुछ बल पकड़ने लगती है, तब कार्य गति से चलने लगता है। इसका कारण यही है कि कठिनाइयों और समस्याओं के प्रतिगामी दबाव से आगे बढ़ने की कामना प्रबल होने लगती है। जैसा बताया गया था कि कुछ लोग तो गाजे बाजे के साथ मुख्य द्वार से जाते हैं, आरोप लगा के जाते हैं, संघ ने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, संघ प्रमुख ने ऐसा किया, संघ के लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानी नहीं जाती है। वो तो गाजे बाजे के साथ विरोध करके जाते हैं। कुछ लोग चलते चलते थक जाते हैं, किसी कारणवश थक जाते हैं और वो रुक जाते हैं और वो पृष्ठ भाग से निकल जाते हैं। लेकिन जब लोगों की ये स्थिति देखते हैं तब जो लगातार जिनकी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं, लगातार जो चाहते हैं कि मैं साधना में लगा रहूं, वो लोग फिर जो स्थिति लोगों में गुजरी है उससे और ज़्यादा सजगता आती है उनमें, और ज़्यादा वो परिश्रम करते हैं कि कहीं ऐसी स्थिति मेरी नहीं बन जाए कि मुझे भी पृष्ठ द्वार से या मुख्य द्वार से बाहर निकलना पड़े। इसलिए ये जो कठिनाइयों की
का दबाव है उसका प्रतिगामी बल, उसके विरुद्ध हमको और अधिक जोर लगाना पड़ेगा, अधिक गहराई से साधना करनी पड़ेगी। ये जो बात है वो फिर हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। विकासजन्य समस्याओं के समाधान का व्यापक धरातल कौन सा है? कार्य कारण स्वरूप का सम्यक विवेचन कैसे करें? वह वैज्ञानिक आधार और सर्वकालिक हल कैसे है? विकासजन्य समस्याओं के समाधान का व्यापक धरातल। जीवन निरंतर विकास की ओर बढ़ता रहता है और जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं, उन साधनाओं के अनुसार समस्याएं आती है। फिर उन साधना में लगे हुए जो साधक हैं, उन साधक की क्षमताओं पर, उनके विचारों पर, उनके जो सारी स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है कि समस्या किस प्रकार आए या किस समस्या से वो उलझे, किससे नहीं समझे। तो ये तो समस्याओं का जो समाधान है, इस पूरे हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की समस्या आए उससे हम लड़ सकें। और उसका तरीका क्या है? कार्य कारण स्वरूप का सम्यक ज्ञान। समस्या का कार्य कारण इस स्वरूप का मतलब कार्य क्या है, उसमें क्या कारण बना कि ये समस्या बनी। अहंकार है, आगे बढ़ने की इच्छा है, ये सबकी होती है, अहंकार भी हर एक में होता है। लेकिन वो अहंकार बाधा कब बनता है? जब वो अहंकार व्यक्तिगत बना रहे और परिवर्तित नहीं हो स्वाभिमान में। तो जो कार्य कारण जो अड़ा रहता है, जो व्यक्तिगत बन जाता है, वो फिर समस्या बनता है। इसका अगर हम सम्यक रूप से विवेचन करें और वैज्ञानिक रूप से इसको हल करने की कोशिश करें तो किसी भी समय हम हर प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं। अब आज हम हमारी साधक की जो समस्या है उसका पहला चैप्टर महत्वाकांक्षा का नासूर, इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। एक सुझाव ये भी आया था कि जैसे हम पढ़ते जाएं उसके साथ थोड़ा थोड़ा समझते जाएं। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, उनकी भी अपन बाद में विवेचना कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा वह प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को अभिप्सित मार्ग पर प्रवृत्त करती है। कार्य करने से पहले उसके संकल्प का मन प्राण में उदय होता है। कर्म का आकार चाहे जितना बड़ा हो, बीज रूप में वह संकल्प में ही अवस्थित है। आध्यात्मिक दृष्टि से जगत में वह यह अपादान विकार है। यह कार्य कारण संबंध इतना सही, यथार्थ और प्राकृतिक है जितना कि आंख के होने पर देखने का कार्य स्वाभाविक है। मैं भी कुछ करूं, यह मूल आकांक्षा है जो व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करती है। धीरे धीरे यह आकांक्षा मनोजगत में अपना आकार बढ़ाती हुई स्पष्ट होती है और हम उसके स्वरूप का यथार्थ बोध पाते हैं। इस बोध से पहले भी उसका अस्तित्व तो है, किंतु हमारे प्राकृत मन की गहन गहराइयों में होने के कारण स्पष्ट नहीं प्रतीत होता और हम ये मान लेते हैं कि हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बिना महत्वाकांक्षा के तो कोई आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। महत्व आकांक्षा, महत्वपूर्ण इच्छा, ये जब पैदा होती है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ करूं, ये जब पैदा होती है तभी आदमी आगे बढ़ता है और करता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार में ये अपादान कारण है। अपादान किसको कहते हैं? वह कारक जिससे एक वस्तु की क्रिया से दूसरी वस्तु की क्रिया प्रारंभ होती है। कि एक जैसे महत्वाकांक्षा को ले अपन, महत्वाकांक्षा एक अच्छा कारण है, लेकिन इसके कारण से अगर महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत सीमित बन जाती है तो वो सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में वो बाधा बन सकती है। इसलिए फिर वो जो बात होनी चाहिए उस तरह से न होके और केवल व्यक्तिगत सीमा तक रह जाती है। तो मैं भी कुछ करूं, ये मूल आकांक्षा होती है जिसको शुरू में हम समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे ये जो महत्वाकांक्षा है ये हमारे नजर आ जाती है। महत्वाकांक्षा हमारा प्राकृतिक उद्वेग है जिसे दबाकर समाप्त नहीं किया जा सकता, न उसका सर्वथा दबाया जाना ही उपयुक्त है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में यह हल्की गूंज के रूप में हमारे अचेतन मन में रहा करती है। उसकी स्पष्ट अनुभूति से पहले हम अपने आप को निस्वार्थी होने के दावे में घेरे रहते हैं। प्रारंभिक समस्याओं के हल होने पर विजयी होने का गर्व हम छोड़ नहीं सकते और ये विजय की महत्वाकांक्षा की स्वरूपाकृति को अधिक स्पष्ट और प्रकट करती है। महत्वाकांक्षा हर एक में होती है, ये तो प्राकृतिक उद्वेग है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको दबा दें, दबाकर समाप्त करना भी इसको उचित नहीं है और दबाया जा भी नहीं सकता। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था है, जब कोई साधना शुरू करता है तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ये महत्वाकांक्षा के रूप में नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा आती है कि ये तो साधना के साथ चलने की एक बात है,
इसमें कोई मेरे व्यक्तिगत रूप से महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तब उसकी आकृति स्पष्ट होती है। समस्या के रूप में महत्वाकांक्षा तभी आती है जब उसके सामने कोई विकट बाधा आ जाए और अड़ जाने के सिवाय अन्य कोई उपक्रम न करती हो। इस दृष्टिकोण से पहली परिस्थिति है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की महत्वाकांक्षाओं के बीच संघर्ष होना, और दूसरी है व्यक्ति और समाज के बीच की महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष। जब तक महत्वाकांक्षा को संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता तब तक प्राय न तो प्रकट होती है और न हमारे लिए समस्या ही बनती है। महत्वाकांक्षा है हमारे में, लेकिन ये बाधा तक कब बनती है जब टकराट होती है। और वो टकराट किससे हो सकती है कि हम व्यक्ति से व्यक्ति टकरा सकता है, व्यक्ति के महत्वाकांक्षा का टकराव दूसरे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से हो सकता है, या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का टकराव सामाजिक महत्वाकांक्षा से हो सकता है। हम साधना की बात करें, क्षत्रियुक्षण की बात करें, तो क्षत्रियुक्षण में एक स्वयंसेवक लगातार चल रहा है जब तक वो महत्वाकांक्षा होते हुए भी उसको प्रकट नहीं हुई, लेकिन चलते चलते किसी एक स्वयंसेवक के साथ उसकी कोई ऐसी अनबन हो गई या कोई ऐसी बात हो गई जिसके कारण उसके प्रति वो थोड़ा दुराव का भाव रखने लग गया, और या ऐसा लगा जैसे वो कुछ आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे रह गया, तो वो टकराट हो गई और उस समय वो महत्वाकांक्षा बाधक बन जाएगी। उसकी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो देख रहा है मेरे से तो दूसरा आगे बढ़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। या संघ की महत्वाकांक्षा तो यह है कि अपनी खुद की सारी बातें छोड़कर जो अपनी महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा को संघ की महत्वाकांक्षा में निमज्जित कर दो। संघ की जो महत्वाकांक्षा है उसके अनुरूप अपनी महत्वाकांक्षा डाल लो। अगर हम वैसा नहीं कर पाते और हम अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करने के लिए संघ के व्यक्तियों की आलोचना करते हैं, संघ की कभी कभी कोई संघ के विचार की आलोचना करते हैं, या हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि संघ में हम बाधक रूप बनते हैं क्योंकि खुद की महत्वाकांक्षा ऐसा करने को हमको मजबूर करती है, तो फिर वो बाधा बन जाती है, समस्या बन जाती है। समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं और अनेक ही उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। व्यक्तियों की अनेकता में जब एकता का समावेश हो जाता है तब महत्वाकांक्षाएं परस्पर नहीं टकराती, क्योंकि उस समय उनकी पारस्परिक महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे की पूरक और सहायक बन जाती हैं। विचारों और भावों की भिन्नता ही आकांक्षाओं की भिन्नता की सृष्टि करती है। ऐसी एकता अभी तक मानव समाज का आदर्श भले ही हो, किंतु यथार्थता से दूर ही रही है। जब अनेक लोग एक हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, इसी के लिए जैसे क्षत्रियुक्षण में हम सब मिलके और एक काम करना चाहते हैं, और इसलिए हमारी सबकी महत्वाकांक्षाएं एकत्रित होकर संघ की महत्वाकांक्षाएं बन जाती है। उनमें एक दूसरे की पूरक और सहायक बनती है, एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहती है, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। तब जाकर सही मार्ग बनता है। लेकिन क्योंकि भिन्नताएं हैं, सभी प्रकार की आकांक्षाओं की भी भिन्नता है, इसलिए 100% ऐसा संगठन कि जिसमें किसी की महत्वाकांक्षा आपस में टकराए नहीं, ये संभव नहीं है। अभी तक ऐसा संभव हो नहीं सका है, पर उसकी पूर्णता की ओर हम बढ़ें, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और जितना अधिक से अधिक हम बन सकते हैं उतना संघ के अनुकूल बने, यही हमारी महत्वाकांक्षा का मार्ग होना चाहिए। उसी मार्ग पे हमारी महत्वाकांक्षा चलनी चाहिए, अन्यथा हम बिखरते जाएंगे। और यही कारण है कि संघ में लाखों लोग आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं टिक पाते। कुछ न कुछ उनका इसी तरह का कोई न कोई कारण बनता है, जिसमें से एक कारण महत्वाकांक्षा भी है, और उसके कारण भी लोग संघ से दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का पूर्ण एकता से पहले समाज द्वारा मार्गदर्शन और परिमार्जन नहीं होता, तब तक वे अमोघ शक्तियां व्यक्ति के हितों में ही कार्य करती है, और हितों के परस्पर टकराने पर आकांक्षाओं में ही संघर्ष होना स्वाभाविक है। इसीलिए शुरू से ही बौद्धिकों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को एकता की ओर लाएं, पूर्ण एकता की ओर लाएं, ये प्रयास किया जाता है। समाज जब तक निर्बल रहता है तब तक वह न तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का मार्गदर्शन ही कर सकता और न परिमार्जन। वर्तमान युग में विचार स्वातंत्र्य की आड़ में जहां व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाना ठीक नहीं माना जाता, वहां सामाजिक शक्तियों के निर्बल होने पर उन्हें नियंत्रित और परिमार्जित करने का कार्य भी नहीं हो पाता। इसलिए आज के युग में व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से महत्वाकांक्षाओं में अनवरत संघर्ष होता ही रहता है, और तात्कालिक हल निकालने के सिवाय मानव जाति किसी दूरगामी प्रयत्न पर गंभीरता से विचार भी नहीं कर रही है। एक तो अगर सामाजिक शक्ति बलवान नहीं है, अगर क्षत्रियुक्षण संघ बलवान नहीं है, तो हम जो हमारे साथ चलने वाले हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो वो दूर जाएंगे।
क्योंकि हम भी इतने बलवान नहीं है कि हम हर एक की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करके और सामाजिक महत्वाकांक्षाओं में बदल दें। हर एक की जो भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं को समाप्त कर दें। इसलिए लोगों का जाना और आना जारी रहता है। और दूसरा जो बाह्य कारण है, जो विचार स्वातंत्र्य की आज बात देश भर में की जाती है, तो जहां इतनी स्वतंत्रता दी जाती है तो नियंत्रित और परिमार्जित न तो सरकार कर सकती और न परिवार कर सकता, न समाज कर सकता। समाज और व्यक्ति दोनों की दृष्टि से महत्वाकांक्षाओं में अनवरत संघर्ष होता ही रहता है। इसीलिए परस्पर संघर्ष चलता रहता है। आधुनिक अमेरिका में व्यक्ति का जीवन अनवरत प्रतिस्पर्धा का जीवन है। अपना मार्ग निश्चित करने का उत्तरदायित्व भी व्यक्ति का ही है। समाज और राज्य की संस्थाएं इस उत्तरदायित्व में केवल निरोधात्मक सहयोगी देते हैं। मुक्त प्रजातंत्र में सहयोग की सृजनात्मक शक्तियों की निपट उपेक्षा ही रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन निर्माण में आधुनिक अमेरिका में निरोधात्मक सहयोग के सिवाय कोई रचनात्मक मार्गदर्शन नहीं मिलता। जैसे अमेरिका की या पश्चिमी राष्ट्रों की स्थिति है, उसमें अनवरत प्रतिस्पर्धा चलती है, व्यक्ति के बीच भी और व्यक्ति और राज्य के बीच भी। और अपना खुद का मार्ग तय करने का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर है। समाज और राज्य की संस्थाएं, इनमें कोई अगर आपराधिक बात करता हो तो उसको रोकने की बात जरूर है, लेकिन और कोई सहयोग नहीं कर सकते। मुक्त प्रजातंत्र में सहयोग की सृजनात्मक शक्तियों की निपट उपेक्षा ही रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन निर्माण में आधुनिक अमेरिका में निरोधात्मक सहयोग के सिवाय कोई रचनात्मक मार्गदर्शन नहीं मिलता। उनको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है कोई कि इस मार्ग पे चले, और न वो मार्ग मानने वाले हैं, क्योंकि स्वतंत्रता है। दूसरी ओर साम्यवादी देशों में राज्य शक्ति इतनी प्रबल बनती जा रही है कि उसने सामाजिक शक्ति को निरर्थक और निर्बल बना दिया है। वहां व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं पर इतने प्रबल अंकुश बनते जा रहे हैं कि उनकी चारदीवारी से भविष्य की 2 पीढ़ी को बाहर निकलने के लिए सोचना प्रथा है। साधक की दृष्टि से उपरोक्त दोनों ही व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं है। साम्यवादी देशों को देखें तो वहां सरकार इतनी मजबूत है, जो पार्टी रूल करती है वो इतनी बलवान है कि किसी को उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। अगर कोई बोलेगा तो मरेगा। अभी जैसे जो ये कोरोना का चल रहा है, उसके बारे में भी अनेक तरह की बातें आ रही है कि चीन में पता नहीं कितने लोग मरे हैं, लेकिन सब छिपाया जा रहा है। चीन में एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये जो वायरस है वो इस लेबोरेटरी से निकला है, और आज वो नहीं है इस संसार में। क्यों नहीं है, क्या कारण है, पता नहीं। तो वहां ऐसी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है कि कोई अपने व्यक्तिगत रूप से अपना मार्ग चुन सके और उस ओर बढ़ने के लिए साधना कर सके। वहां उनको बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है जिसकी महत्वाकांक्षा के नाम से कुछ नहीं, जो सरकार कहे वही सही है और वैसा ही करना है। साधक की दृष्टि से उपरोक्त दोनों ही व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं है। हमारे अमेरिका में जहां सामाजिक और राज्यगत बंधन ढीले होते हैं, वहां व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं समाज और राज्य से प्राथमिकता का दावा करने लगती है। व्यक्तिगत जो है महत्वाकांक्षाएं वो समाज पर भी दावा करती है कि प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। है क्यों? राज्य किस लिए है? व्यक्ति के लिए है। वहां समाज और राज्य की व्यवस्था व्यक्ति को सुखी बनाने के सिवाय उसे विकसित और उन्नत बनाने की दिशा में काम नहीं करती। वहां के व्यक्ति का यह भी दावा है कि व्यक्ति के विकास के लिए समाज और राज्य को केवल वही उपाय काम में लेने चाहिए जो व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित और समर्थित हो। जो हम कहें वही काम करो, इसके अलावा दूसरा कोई आप विकास का, व्यक्तिगत विकास का, कि व्यक्ति में कैसे निखार आए, उसका जीवन कैसे अच्छा बने, उसका जीवन कैसे सामाजिक बने, उसका जीवन कैसे राष्ट्र के प्रति अच्छा बने, इस बात की स्वतंत्रता नहीं है। हम जो चाहें वो करो। मुक्त प्रजातंत्र व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देकर उसे ही एक अंश से सार्वभौम बना देता है। जब व्यक्ति सार्वभौमिक अधिकार ले लेता है तो उनके पारस्परिक अधिकारों का संघर्ष होना भी स्वाभाविक है। महत्वाकांक्षाएं वहां निर्बाध होकर बढ़ना चाहती है, वे परस्पर टकराती हैं और वहां का जीवन तनाव से भरा हुआ और कुंठित और अशक्त बन जाता है। इससे छुटकारा पाने का उपाय सामूहिक शक्ति को प्रबल बनाना और व्यक्ति का उसके वशवर्ती होना है। और यही कारण है कि वहाँ आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, एक दूसरे के प्रति महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, और इसलिए वहाँ कोई सामूहिक शक्ति ऐसी तैयार हो जो कि उनकी इस आपसी टकराव को रोक सके, ऐसी आवश्यकता बन गई है। उपरोक्त दृष्टि से साम्यवादी देशों की राज्य व्यवस्था अच्छा उदाहरण है। वहाँ राज्य व्यवस्था इतनी प्रबल है कि व्यक्ति को वशवर्ती होने के सिवाय कोई चारा नहीं। उन्होंने निस्संदेह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के शोषण को सर्वथा बंद कर दिया, किंतु नई सत्ता ने शोषक के रिक्त स्थान को स्वयं भरकर अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया। ये तो ठीक है कि व्यक्ति से व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं वहां नहीं टकराती, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं है ही नहीं, लेकिन
राज्य सत्ता की जगह अब वो शोषक बन गए, उन्होंने स्थान शोषक का ले लिया। इसलिए परिणाम यह हुआ कि पहले जहां व्यक्ति और व्यक्ति के बीच महत्वाकांक्षा का संघर्ष हुआ करता था, तो अब राज्य और व्यक्ति की आकांक्षाओं का संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। व्यक्ति तो देश काल परिस्थिति के अधीन होने के कारण अनंत काल तक संघर्ष नहीं कर पाता। वहां राज्य शक्ति के प्रबल पंजे के सामने व्यक्ति इतना बोना हो गया कि उससे मुक्ति का उपाय भी ढूंढे नहीं मिलता। साम्यवादी देशों ने एक समस्या का हल जरूर किया, पर उसके स्थान पर दूसरी ऐसी समस्या की सृष्टि कर दी जो व्यक्ति के बलबूते से बाहर की वस्तु हो गई। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं टकराने वाला तो काम बंद हो गया, लेकिन वो महत्वाकांक्षा ही समाप्त हो गई। व्यक्ति कैसे विकास करे, व्यक्ति कैसे अपने जीवन को साधनागत मार्ग पर ले जाए, वो समस्या ही खत्म हो गई, बात ही नहीं रही। हम लोग आज इन दोनों व्यवस्थाओं में कौन उपयुक्त है उसके चुनाव में लगे हुए हैं। भारत की राज्य शक्ति को 20 वर्ष हो गए इस बात का निर्णय करते हुए कि वह अमेरिका की व्यवस्था का समर्थन करे अथवा रूस की व्यवस्था का। भारतीयता के प्रशंसकों के प्रभाव में आकर भारत की राज्य शक्ति ने और भी हानि की। उसने साम्यवाद को प्रजातंत्रीय तरीके से भारत में लाने का लक्ष्य बना डाला। यह अत्यंत क्लिष्ट कल्पना है, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं में आकाश पाताल का अंतर है। एक की सहायता से दूसरे की सृष्टि करना असंभव सा भी है। अंधकार से प्रकाश की अथवा न्याय से अन्याय की सृष्टि करना असंभव ही है। दूसरों की चकाचौंध को देखने और उससे अभिभूत होने की अपेक्षा भारतीय राज्य शक्ति ने अपने आप को देखा होता तो शायद वह परिस्थिति पैदा नहीं होती। भारतीय समाज व्यवस्था में कुटुंब की संस्था बेजोड़ उदाहरण है। व्यक्ति कुटुंब का भरण पोषण और विकास करता है, और कुटुंब व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास का केवल निष्क्रिय प्रेषक नहीं, सक्रिय सहायक भी है। इसी कौटुंबीय व्यवस्था के सूत्र पर भारत में समाज और राज्य की व्यवस्थाओं का गठन हुआ था। अतः अमेरिका और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच का उत्तम मार्ग भारत ने हजारों वर्ष पूर्व निर्मित भी किया और प्रयोग द्वारा विश्वस्त भी ठहराया। आधुनिक भौतिकवाद की दौड़ में उसने अपनी यथार्थता और शक्तियों को हीन भावना के कारण निरर्थक बना लिया। दुर्भाग्य यह है कि आज भी इस दिशा में हमारा चिंतन नगण्य सही है। हमने हमारे देश में दोनों व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया कि हम जो रूस की व्यवस्था है उसको भी लें, लेकिन हम स्वतंत्रता भी दें, और उसके साथ जो भारतीयता की पुरानी बातें हैं उनको भी लागू करें। लेकिन इनको ऐसा खिचड़ी बना दिया, इस तरह से बना दिया कि इसमें सब कुछ लुट गया। न तो सरकार का नियंत्रण रहा और न सामाजिक नियंत्रण या सरकार नियंत्रण न होने के अलावा महत्वाकांक्षाओं में अब आपसे टकराव जो व्यक्तियों के होता है वो टकराव में भी कमी नहीं आ सकी। और अगर इन व्यवस्थाओं को देखने की बजाय हम अपनी खुद की प्राचीन व्यवस्थाओं को देखते तो इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे राज्यों की हुआ करती थी। कुटुंब की सी, एक कुटुंब जैसे होता है, कुटुंब का मुखिया होता है, कुटुंब पूरा होता है। कुटुंब की जो जिम्मेवारी है, कुटुंब का जो दायित्व है वो ये है कि मेरे कुटुंब का हर व्यक्ति विकसित हो, और कुटुंब का सदस्य जो है वो उसका दायित्व यह है, वो निष्क्रिय नहीं है, वो केवल अपने मुखिया की तरफ ही नहीं देखता है। उसका स्वयं का दायित्व यह है कि वो इस कुटुंब को और अधिक प्रबल बनाए, इस कुटुंब को और अधिक समृद्ध बनाए, उस कुटुंब को और अधिक निखार देवे। ये दोनों का दायित्व बना रहता है, और यही व्यवस्था हमारी प्राचीन समय में आती रही है। उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं का सुलझा हुआ हल भारतीय समाज ने बड़े अनुभवों के बाद प्रस्तुत किया था। भारतीय प्राचीन व्यवस्था का कथन है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह केंद्र को प्रबल बनाए ताकि वह पारस्परिक संघर्षों से मुक्त होकर निर्भयतापूर्वक अपने विकास में संलग्न हो जाए। दूसरी ओर केंद्र अथवा समाज या राज्य संस्था को चाहिए कि वह व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए यत्न करे। इस दृष्टि से यदि उसे अपने आप पर भी अंकुश लगाना पड़े तो प्रसन्नतापूर्वक उसे भी अंगीकार करे। ये व्यवस्था हमको करनी चाहिए थी। हम क्षत्रिय संघ को क्यों नहीं इसमें डालें? कि क्षत्रिय संघ चाहता है कि हमारे संघ के स्वयंसेवक निरंतर आगे बढ़े, और ये जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनका दायित्व है कि हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में उलझने की बजाय व्यक्तिगत एक दूसरे के आगे बढ़ने की ये जो होड़ ज्यादातर सब जगह लगती है, उस होड़ की ओर जाने की बजाय हम हमारे संगठन को अधिक बलवान बनाने के लिए मेरा क्या उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व का मैं निर्वहन करूं। अब प्रश्न रहता है कि क्या एक भारतीय कौटुंबिक व्यवस्था को विकसित कर उसी के आधार पर समाज और राज्य का पुनर्निर्माण कर दिया जाए, तब क्या साधक को महत्वाकांक्षा जन्य समस्या का सामना करना पड़ेगा? अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें तो क्या फिर तो साधक को, अगर ऐसी क्षत्रिय व्यवस्था हो जाए तो क्या फिर तो समस्या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ ही होगा। यदि व्यवस्था स्वयं अपने आप में ही एक निदान होती तो व्यवस्था को पहले भी थी,
पर वह विघटित क्यों हो गई, उसके विघटन में जो कारण है उनकी गहराई में जाना होगा, क्योंकि वे कारण ही वास्तव में समस्याएं थे जिनका उपचार न होने से समाज बंधनहीन हो गया और व्यक्ति भी स्वार्थी बन गया। उसी के कारण व्यक्ति और व्यक्ति तथा समाज और व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं में असंतुलन होकर सब कुछ ढह गया। अगर ये हो जाए कि एक बार स्थापित होने के बाद तो फिर सही है ना, ऐसी बात नहीं है। हमको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था तो थी हमारी पहले, लेकिन फिर क्यों धीरे धीरे ढील हो गई। राज्य की व्यवस्था से भी ढील हो गई, समाज की व्यवस्था से भी ढील हो गई, और हम व्यक्तिगत रूप से भी हमारे समाज की, राष्ट्र की बात सोचने की बजाय हम व्यक्तिगत बात सोचने में लग गए। तब परस्पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं टकराने लग गई। पूर्णता से पूर्व इस हर परिस्थिति साधना की परिस्थिति है। पूर्णता एक ऐसा आदर्श है जो जीवन में असंभव भी है, पर हर अपूर्णता को दूर करना मानवीय पुरुषार्थ और प्रगति का इतिहास भी है। पूर्ण तो कोई होता नहीं, लेकिन अपूर्णता जितनी कम से कम रह जाए इसका प्रयास होता है। इसलिए जब तक जीवन है और जब तक व्यक्ति को सीखने समझने की आवश्यकता बनी रहेगी, तब तक वह साधक है, और साधक का काम है पूर्णता के जितना समीप जा सके उतना ही अच्छा है। हम कुछ सीख जाएं, और अगर हम ये समझ लें कि अब मुझे साधना की आवश्यकता नहीं है, हम साधक नहीं रहे, यही गड़बड़ है। व्यक्ति जब तक इस संसार से जाता है तब तक साधक है। निरंतर उसको सीखने के लिए आगे से आगे मौका है, और उस अवसर को अगर वह उस अवसर का सदुपयोग नहीं करता है तो अब साधक नहीं रहकर वो पथ विचलित हो गया, या अपनी साधना को एक जगह लाके रोक दिया है। इसलिए जब तक जीवन है और जब तक जीवन को सीखने समझने की अवस्था बनी रहेगी, तब तक वह साधक है, और साधक का काम है पूर्णता के जितना समीप जा सके उतना अच्छा है। यही उसका विकास है और यही उसकी साध्य प्राप्ति की कसौटी है। इस प्रकार मानव प्रगति का पूरा इतिहास व्यक्ति की साधना का इतिहास है। दूसरे अर्थों में व्यक्ति के विकास में अंत तक बाधाएं आती हैं, और अंत तक उन बाधाओं से लड़ना ही सच्ची मानवीय साधना है। बाधाओं का आना स्वाभाविक इसलिए है कि उन बाधाओं के कारण हमारी मूल प्रकृति में विद्यमान है। बाधाएं तो हमेशा आएगी, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति जो है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो है, ये सब है। न्यून अवस्था में है तो कुछ अधिक अवस्था में है आवश्यक। महत्वाकांक्षा जहां हमारे विकास को प्रेरणा देती है और हमें आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, वहां वह प्राकृतिक रूप से अहंकारी और स्वार्थी भी है। महत्वाकांक्षा होना आवश्यक है, क्योंकि उससे हम विकास की ओर बढ़ते हैं, मैं भी कुछ करूं की बात आती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर इसको छोड़ दिया जाए, अर्थात अगर हम इसको नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करें, इसको समाज की ओर मोड़ने का प्रयास नहीं करें, सामाजिक महत्वाकांक्षा में निमज्जित करने का प्रयास नहीं करें, तो प्राकृतिक रूप से ये अहंकारी और स्वार्थी भी है। अहंकारी बन जाती है, स्वार्थी बन जाती है, और जब अपना अहंकार और स्वार्थ बीच में आ जाता है तो हमारी साधना के बीच में तो बाधक है ही। हम साधक, हमारी जो संघ की साधना है उसमें भी हम कुछ न कुछ रोड़ा अटकाते हैं। इस स्वार्थ और अहंकार को सर्वथा निर्मूल करना यदि असंभव है तो उसे न्यूनतम बनाने का यत्न करना चाहिए, और जो कुछ स्वार्थ या अहंकार बच जाए उसे विराट स्वार्थ और विश्वात्मा के अहंकार में निमज्जित कर रूपांतरित करना चाहिए। हालांकि स्वार्थ को और अहंकार को खत्म करना असंभव है, लेकिन इसको कम से कम किया जा सकता है, और जब कम से कम होता कम हो, तब अपने स्वार्थ को विराट स्वार्थ में मिला दें, अर्थात हमारे सामाजिक स्वार्थ में मिला दें, हमारे संघ के स्वार्थ में मिला दें। यही विश्वात्मा के अहंकार में निमज्जित करने का रूपांतरित करना चाहिए। बस।